हमारे साथ लगातार मेरठ से नरेंद्र, क्या कुछ अपडेट जानकारी अभी तक मिल पा रही? जिस तरीके से मेरठ की अगर बात की जाए तो यहां पर सीधा मुकाबला अरुण गोविल और योगेश वर्मा की पत्नी सुनीता वर्मा के बीच में देखने को मिल रहा है। क्या कुछ मुद्दे रहे मेरठ के, क्योंकि यहां पर देखा जाए तो इस बार टिकट काट दिया गया और टिकट काटने के बाद बीजेपी ने एक नया प्रत्याशी मैदान में उतारा है। क्या कुछ अपडेट आपके पास नरेंद्र? देखिए, जहाँ तक मुद्दों की बात है तो मेरठ में बहुत सारे मुद्दे हैं। खास करके जो पुराना शहर है वहाँ पर जल भराव होता है बारिश के दिनों में, ये भी मुद्दा है। सड़कें टूटी हुई हैं सड़कों शहर की। इसके अलावा जो यहाँ पर विकास कार्य चल रहे हैं उनकी वजह से शहर बहुत बुरी तरीके से जाम के जद्दोजहद में रहता है। आपको बताएं कि भारत समाचार से एक्सक्लूसिव बातचीत में ये कहा भी था खुद अरुण गोविल ने कि यहाँ पर शहर में दो चीज़ें जो उन्होंने देखी हैं उनमें एक तो सड़क का जाम है और दूसरा टूटी हुई सड़कें हैं। पिछले दिनों ये भी देखा गया कि जो शहर में नगर निगम के इलाके में जो सड़कें हैं उसको निर्माण में तमाम तरह की अनियमितताएं और भ्रष्टाचार के मामले सामने आए थे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो जमीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनमें महंगाई और बेरोजगारी भी है। उससे सरकार कैसे निपटेगी और ये जो चुनाव है इस चुनाव में ये सारी चीज़ें किस तरीके से मुद्दा बन रही हैं, इन सब चीज़ों को लेकर लोग बात कर रहे हैं, लगातार बात कर रहे हैं। खास करके जो पहले चरण का मतदान हुआ उसके बाद तो लगातार बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या वोट डालते वक्त वोटर इन सब चीज़ों का ध्यान रखेगा? अभी जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ ये मेरठ का घनी आबादी वाला इलाका है, लेकिन यहाँ पर जो वोटिंग का जो ट्रेंड है वो धीरे धीरे चल रहा है। दोपहर के बाद का वक्त है, करीब 12:30 बजे से ऊपर का वक्त हो चुका है और यहाँ पर लोग इक्का दुक्का लगातार आ रहे हैं और वोट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा वोट भी इस पोलिंग बूथ पर नहीं है, 1000 के आसपास जो वोट है वो है यहाँ पर। और ये लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनका भी ये पोलिंग बूथ है इसी इलाके में। वो पहले कुछ सालों पहले तक वो रहा करते थे यहाँ पर। तो ऐसे में जो सियासी समीकरण यहाँ पर बन रहा है उसको देखते हुए जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने फोकस किया कि यहाँ जो दलित और मुस्लिम वोट बैंक है उसको अपनी तरफ अपने पक्ष में किया जाए, तो उसी तरीके से जो बहुजन समाज पार्टी है वो भी इसी प्रयास में है कि दलित और मुस्लिम का जो गठजोड़ है उसके सहारे ये जो बैतरणी है चुनाव की वो पार की जाए। लेकिन यहाँ पर जो बीजेपी की सिटिंग सीट है ये पिछले 3 दफा से, ऐसे में ये सेफ मानी जा रही है अरुण गोविल के लिए। ये बात डिपेंड करेगी, जो नतीजे हैं वो डिपेंड करेंगे इस बात पर कि जो बीजेपी का वोटर है वो कितना निकल कर और पोलिंग बूथ तक पहुंच पाता है। हालांकि अभी तक जो पोलिंग परसेंटेज आया है 11 बजे तक का वो काफी खुशी देने वाला है। एक सामान्य संतोषजनक वो पोलिंग परसेंटेज, कहीं ना कहीं राहत की सांस जरूर ली होगी अधिकारियों ने और साथ ही राजनीतिक पार्टियों ने भी। ठीक है, दानिश हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, नोएडा से हमारे साथ बने हुए। दानिश, जिस तरीके से अभी आकाश आनंद जब मतदान करने के लिए पहुंचे थे उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस बार कई मुद्दे हैं जिन पर वोट किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर महंगाई, बेरोजगारी और तमाम चीजों का जिक्र किया। कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने भी बताया कि यहाँ पर मुकाबला जो है वो डॉक्टर के साथ साथ यहाँ पर मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय होता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ असर जिस तरीके से इस बार देखा गया कि आकाश आनंद पूरा मोर्चा संभाले हुए थे, पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक वो लगातार सरकार पर हमला करते हुए नजर आए, क्या कुछ असर इसका नोएडा में देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जो एक बसपा में ऊर्जा कहते हैं कि हाँ ऊर्जा नहीं थी, वो ऊर्जा आकाश आनंद ने ज़रूर भरी है। 2019 में जब मायावती पे बैन लगाया गया तो उसके बाद वो पब्लिक के बीच में आए थे और उसके बाद से लगातार अपने कार्यकर्ताओं के साथ वो बैठे उठे हर जगह गए। ये कह सकते हैं कि हाँ एक राजनीति उन्होंने सीखी और जिस तरीके से वो लगातार बयान दे रहे हैं, जिस तरीके से अपने भाषणों में सरकार को घेर रहे हैं और घेरने के साथ साथ कई ऐसे अहम मुद्दों पर भी अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हैं जो कार्यकर्ता जाके जमीनी स्तर पर उस चीज को कैश करा सके। आज जब उनसे बात हुई तो उनका भी यही कहना था कि हमारे कार्यकर्ता ग्राउंड लेवल पे जाकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं और जो उनका खोया हुआ एक कह सकते हैं अस्तित्व था वो वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं और उनका जो समाज है वो पूरा एकजुट है और पूरी तरीके से बहन मायावती के पक्ष में वोट करेगा। जिस तरीके से उनका कॉन्फिडेंस है वो वाकई अपने आप में दर्शाता है कि वो पूरी तरीके से परिपक्व हो चुके हैं और राजनीति में बिल्कुल फिट बैठते हैं। और इसीलिए उन्होंने इस बात को आज कहा भी कि हाँ अब जनता बहकावे की राजनीति में नहीं पड़ेगी, यानी कोई भी नेता जनता को बरगला नहीं सकता। यानी धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे जिस तरीके से वोट नेता मांगते हैं वो नहीं होगा।
आम लोगों को सिर्फ और सिर्फ रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए, उसको लेकर जनता जागरूक है और उसी को लेकर आज वोट किया जा रहा है। और शायद यही वजह है कि इस बार अगर देखें तो चाहे वो बसपा हो, सपा हो और कई ऐसी सीटें हैं जहां पर भाजपा ने भी अपने प्रत्याशी चेंज किया, हालांकि गौतम बुद्ध नगर के प्रत्याशी चेंज नहीं किए गए। 2009 में लगातार जब 2009 में पहली बार लोकसभा चुनाव हुए थे, नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी थी, नया परिसीमन में गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट बनी थी, उसमें बसपा जीती थी। 2000 अगर हम 19 की बात कर लें तो दूसरे नंबर पे बसपा रही थी। और इस बार भी जो बसपा ने अपना प्रत्याशी उतारा है राजेंद्र सोलंकी, सिकंदराबाद से वो विधायक रहे हैं और ग्राउंड लेवल पे उनको जो है किस तरीके से काम किया जाता है वो उनको आता है। इसी वजह से अगर हम दूसरे डॉक्टर की बात करें, डॉक्टर महेंद्र नागर की, वो कांग्रेस में रहे हैं, कांग्रेस का काफी लंबा उनका इतिहास रहा और उसके बाद उन्होंने जो है सपा 2022 में ज्वाइन करी थी। तो त्रिकोणीय मुकाबला, हालांकि अभी थोड़ी देर पहले ही हमारी महेश शर्मा से बात हुई, उनका जी ठीक है दानिश। हमारे सहयोगी स्वाति हमारे साथ लगातार बनी हुई। स्वाति, अगर देखा जाए तो जिस तरीके से इस बार सियासी समीकरण जो है वो अमरोहा के बदलते हुए नजर आए, क्योंकि अगर बात की जाए तो बीएसपी से यहां पर कुंवर दानिश ने चुनाव लड़ा था और इस बार इंडिया अलायंस में वो प्रत्याशी बनाए गए हैं। 2014 की बात कर ले तो यहां पर कंवर सिंह तंवर सांसद बने थे, लेकिन इस बार क्या कुछ आंकड़े, क्या कुछ यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है? कौन कौन से मुद्दे इस बार जनता मन में रख के वोट करती हुई नजर आ रही है? देखिए, अमरोहा सीट से ये समझना होगा कि पिछली बार जब इंडिया बसपा से प्रत्याशी थे दानिश अली, तो उस दौरान जो दलित वोट था वो बसपा को मिला था और मुस्लिम वोट भी बसपा को मिला था। तो ऐसे में दानिश अली अमरोहा सीट से जीते थे। अब 2024 को देख लीजिए आप, 2024 में दानिश अली बसपा में नहीं है, बसपा ने निष्कासित कर दिया था। दानिश अली से राहुल गांधी ने मुलाकात की थी, आपको याद होगा संसद का पूरा मामला जब हुआ था, जब बीजेपी के सांसद ने जो पूरा विवाद हुआ था दानिश अली के साथ, उसके बाद राहुल गांधी ने मुलाकात की और फिर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए दानिश अली। जी बिल्कुल। अब ये समझना होगा कि 2024 में इसलिए अमरोहा सीट खास है कि अगर दलित वोट इस बार बसपा को मिलता है तो ये वोट बट जाएगा, यानी इंडिया गठबंधन और बसपा में ये वोट बटेगा। अगर ये वोट बटता है तो इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा और बीजेपी यही चाहती है, जो अलग अलग जाति के वोट्स हैं, चाहे हम जाटव वोट की बात करें, हम सैनी वोट की बात करते हैं, गुजर वोट की हम बात करते हैं, क्योंकि यहां पर गुजर वोट भी है। और अगर ये सभी वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलता है और मुस्लिम वोट और दलित वोट अगर बट जाता है, वो इंडिया गठबंधन की तरफ नहीं जाता है, वो सपा और बसपा में बटता है, यानी इंडिया गठबंधन और बसपा में बट जाता है, तो इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। और इसीलिए जब प्रधानमंत्री यहां पर आए थे तो उन्होंने कहा था, आपको याद होगा कि ढोलक जो है, डंका जो है, वो अमरोहा सीट से ही पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के लिए बजेगा, एक मैसेज के तौर पर प्रधानमंत्री ने दिया था। दूसरी तरफ दानिश अली को देखिए, वो लगातार कह रहे हैं कि वो लोगों के बीच में रहे, संसद में उन्होंने मुद्दा को उठाया है। अब वोटरों की संख्या भी एक बार देखिए, आपको देवेंद्र तस्वीरें भी दिखाएंगे जहां पर आप देखेंगे कि यहाँ जो तमाम वोटर्स हैं वो अब पहुंचने शुरू हो गए हैं। सुबह के वक्त कुछ देर के लिए जरूर यहाँ पर सन्नाटा देखने को मिल रहा था, लेकिन एक बार फिर से हलचल जो है वो बूथ पर नजर आ रही है। इसके साथ ही गर्मी को देखते हुए खास तौर पर चुनाव आयोग की तैयारी है, सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। जो पहले टाइम के वोटर हैं उनमें ज्यादा उत्साह देखने को मिलता है, तो ऐसे में वो वोट डालने के बाद सेल्फी भी खिंचवा सके, उसकी भी व्यवस्था की गई है। और धीरे धीरे अब जो वोटर्स हैं वो फिर से एक बार पहुंचने शुरू हो गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह से है। अब देखना होगा कि क्या जो यहाँ पर समीकरण है, जो भारतीय जनता पार्टी, बसपा और इंडिया गठबंधन से जो प्रत्याशी हैं उनमें से कौन जीतता है, क्या वोट बटेगा, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। 4 जून को सभी नतीजे साफ हो जाएंगे कि आखिर कौन किस पर भारी पड़ रहा है और किसकी सरकार बनने जा रही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम अपडेट्स और जानकारी पहुंचाने के लिए नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट्स और जानकारी फिर लेंगे। लेकिन इसी बीच आपको कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं। वोटिंग के दौरान कुछ अनोखी तस्वीरें भी सामने आई कि लोग की गाजियाबाद से किस तरीके से लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है वोटिंग को लेकर। एक दुल्हन जो है वो ढोल नगाड़ों के साथ वोट करने के लिए पहुंची। ये तस्वीरें देखिए, गाजियाबाद से अनोखी तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर देखिए जरा, किस तरीके से ढोल नगाड़ों के साथ वोट डालने के लिए एक दुल्हन पहुंची। शादी के जोड़ों में ही दुल्हन ने मतदान किया और ये तस्वीर खास बन जाती है, क्योंकि आप जरूरी काम को छोड़कर जब मतदान करने के लिए जाते हैं तो ये तस्वीर आप
एक अहम बन जाती है। जाओ अंदर भी जाओ। आप आप बताओ बीच में। हाँ कर रखा है जी। राष्ट्र धर्म सबसे पहले होता है, उसके बाद में बाकी सारे धर्म, मेरा ये मानना है। सबसे पहला मुद्दा महिला सुरक्षा, दूसरा सफाई, तीसरा राष्ट्र जो विकास हो रहा है वो। आज मेरी शादी है और साथ के साथ आज के दिन एक नई सरकार चुनने के लिए एक मौका भी है। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही बुलंदशहर से, जहां पर 2 दर्जन से अधिक फर्जी वोटर पाए गए। अलग अलग थाना क्षेत्रों से फर्जी वोटर्स की अरेस्टिंग की गई है। बड़ी खबर, पोलिंग बूथ पर फर्जी मतदान करने पहुंचे थे लोग। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं बुलंदशहर से, जहां पर 2 दर्जन से अधिक फर्जी वोटर अरेस्ट किए गए हैं। अलग अलग